स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें आने वाले कुछ हफ्तों तक नई धारा रेडियो पर। आइए सुनते हैं कहानी भूख। इसका प्रसारण पहली बार सन 1976 में आकाशवाणी पर हुआ था। 24 अगस्त की रात मैं रेडियो खोलता हूं तो अचानक सुन लेता हूं कि पटने में बाढ़ आने की आशंका बढ़ गई है और मध्य रात्रि के उपरांत स्थिति बिगड़ सकती है। मैं आश्चर्यचकित हो रेडियो बंद कर देता हूं कि चौराहे पर लाउडस्पीकर पर ऐलान किया जा रहा है कि बाढ़ का पानी शहर में आने वाला है। सभी लोग पानी लेकर ऊपरी मंजिल या छत पर चले जाएं। मैं तो हक्का बक्का हो चौराहे की ओर देखता रहा। एक क्षण को सारे मोहल्ले में भय से सन्नाटा छा गया। फिर कोई इसे खेल समझकर बांध की ओर बाढ़ का नज़ारा देखने दौड़ा तो कोई सामान ढोने में लग गया। मगर किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच बाढ़ आ ही जाएगी। मेरी पत्नी का पहला ध्यान गांव से आई हुई चावल और गेहूं की बोरियों पर गया। उन्होंने विष्णु ड्राइवर को झट बुलाया और कहा, मोटर गैराज में रखी हुई चावल और गेहूं की बोरियों को कोठे पर पहुंचाने की शीघ्र व्यवस्था करो। मालकिन, इतनी रात गए, मैं मजदूर कहाँ से बुलाऊं? इर्द गिर्द इक्के दुक्के जो हैं भी वो बगल वाले मकान के सीमेंट के बोरे ऊपर चढ़ाने में फंस गए हैं। अकेले कोढ़िया रामेश्वर से कितनी मदद मिलेगी? और धानोदाई तो बड़ी कानूनची है, वो काम बनाने के बदले बिगाड़ देगी। मेरी पत्नी घबराई हुई इधर उधर घूमने लगी तो मैंने विष्णु को टोका, क्यों समय बर्बाद करते हो? तुम दोनों से जितना बन पड़े उतना ही अभी चढ़ा दो, फिर सवेरे देखा जाएगा। तो ड्राइवर ने झट उत्तर दिया, हाँ मालिक, हम भी तो यही चाहते रहे। पत्नी ने गैरेज की कुंजी फेंक दी। विष्णु और रामेश्वर गैरेज का ताला खोलकर बोरियां उठा उठा सामने चबूतरे पर रखने लगे। मैं ज़रूरी फाइलों तथा पुस्तकों को इकट्ठा कर ऊपरी मंजिल पर पहुंचाने लगा। मेरी पत्नी नल का पानी बाल्टी तथा गागरों में भरने लगी। कुछ देर बाद देखा कि 5 बोरियां बरामदे के सामने वाले चबूतरे पर फैलाकर विष्णु और रामेश्वर गायब हैं। मैंने धानों से पूछा कि क्या बात है, तो उसने उत्तर दिया, 5 ही बोरियां ढोने के बाद उनकी हालत खस्ता हो गई। देहात के मजदूर थोड़े हैं कि पीठ पर बोरियां लाद कर घंटे भर में छल्लियां खड़ी कर देते हैं। इतने में ही पसीना पसीना हो गए। दिन भर चाय और बीड़ी पी पी कर मुंह तो सितुहा हो गया है इन दोनों का। ना बाबा ना, इनसे बोरियां ऊपर ना चढ़ेंगी, कुछ दूसरा इंतजाम करे मालकिन। मेरी पत्नी फिर बड़ी परेशान हो गई। उनकी परेशानी देखकर मैंने विष्णु को फिर पुकारा, पूछा, क्यों, क्या बात है? आप फिक्र न करें मालिक, पानी चबूतरे से नीचे ही रहेगा। यदि चबूतरा डूब गया तो समझिए पूरा पटना डूब जाएगा। ऐसा कभी ना होगा। सन 71 में भी तो सिर्फ लॉन भर डूबा था। इस बार समझ लीजिए कि नीचे की 1-2 सीढ़ियां और डूब जाएंगी, बस इतना ही। उसके चेहरे पर भरपूर इत्मीनान की रेखाएं दौड़ गईं। और मोटर? वाह खूब, उसे बरसाती में ही रख देंगे। साइलेंसर में पानी जाने से रहा। हाँ, 2-4 इंच टायर डूबेगा तो डूबे, फिर वो भी तो 24 घंटे बाद ओहर जाएगा। उसका इत्मीनान और भी बढ़ गया। उसके साथ साथ मैंने भी इत्मीनान की सांस ली और कोठे पर सोने चला गया। पत्नी भी नींद का बहाना करके लेट गई, मगर उन्हें शायद रात भर नींद नहीं आई। चावल गेहूं की बोरियां उन्हें सताती रहीं। 3 बजे रात में लाउडस्पीकर ने फिर ऐलान करना शुरू किया, भाइयों, बाढ़ का पानी NNS कॉलेज तक पहुंच गया है। आप लोग पीने का पानी लेकर ऊपरी मंजिल या छत पर चले जाएं।
मैं धड़फड़ा कर उठ बैठा। मेरी पत्नी तो जग ही रही थी। झट दौड़ती नीचे चली आई और ड्राइवर को बुलाकर कहा, कोशिश करो कुछ और बोरियां उठा लाओ, नहीं तो लॉन डूबते ही गैरेज का फ्लोर भी डूबने लगेगा। मैं ऊपर छत से इर्द गिर्द देखता हूँ। श्री कृष्णपुरी से दूर गलियों में बहते हुए पानी की लहरियाँ बिजली की रोशनी में चमक रही हैं। मैं भयभीत हो जाता हूँ। फिर पत्नी को समझाता हूँ, चावल और गेहूं की बोरियों का मोह छोड़ो और सब सामान उठवा लो, जैसे फ्रिज, फर्नीचर, कपड़े, गहने, पुस्तकें आदि। मगर उनके दिमाग में ये बातें अभी अटती ही नहीं थी। उनका सारा ध्यान इन बोरियों पर ही केंद्रित हो गया। मैं झक मारकर सेफ खोलता हूँ और कुछ ज़रूरी कागजात हटाता हूँ। फिर पलंग पर लेट जाता हूँ। शायद ये आफत भोर होते होते टल जाए। मन को ऐसा समझाते हुए एक झपकी भी ले लेता हूँ। तड़के नींद खुल जाती है। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरते ही देखता हूँ कि पानी फुफकारता हुआ श्री कृष्णपुरी की सड़कों पर बढ़ा चला आ रहा है और लॉन में भी ड्रेनेज से पानी बुद 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 करता हुआ भरता जा रहा है। अब क्या किया जाए? मैं दौड़कर चौराहे की ओर जाता हूँ। वहाँ लोगों की भीड़ खड़ी है। सभी पश्चिम से बाढ़ के बढ़ते हुए पानी की ओर दृष्टि जमाए हुए हैं। मुझे देखते ही जगदम्बा बाबू ने कहा, अब घर भाग चलिए, नहीं तो फौज की तरह बढ़ता हुआ ये बाढ़ का पानी शीघ्र ही गंगा के स्तर तक चला जाएगा। मैं घर लौट आता हूँ। पानी फाटक की राह अंदर घुसने लगा। मैंने झट बिशुन और रामेश्वर से कहा कि सीमेंट की बोरियों का एक बांध गेट पर खड़ा कर दो ताकि पानी आना बंद हो जाए। वो अन्न की बोरियों को छोड़कर सीमेंट की बोरियां गेट पर सजाने लगे। कोने अंतरों से पानी घुसता ही रहा और फिर एक बार पश्चिम की चारदीवारी अरार कर गिरी और देखते देखते मेरा सारा हाथा जलमग्न हो गया। चावल और गेहूं की बची हुई बोरियां गैरेज में डूब गईं। विष्णु घबराया हुआ गाड़ी लेकर सड़क पर मोटर पंप पर रखने के लिए भागा। परिस्थिति बिगड़ रही थी, इसका एहसास अब सबको होने लगा। मेरी पत्नी अब तक चावल और गेहूं की बोरियों को चबूतरों पर रखवाते रखवाते थक चुकी थी। अब वो सेफ खोल कीमती कपड़े और गहने लेकर कोठे पर रखवाने लगी। 2-4 सुंदर फर्नीचर भी हटाए गए। मोहल्ले के कुछ सज्जन इस उम्मीद में कि मेरा मकान काफ़ी ऊंचा है और शायद वहाँ तक पानी ना चढ़े, सपरिवार बाढ़ से बचने के ख्याल से मेरे घर पर चले आए। अब तक पानी में सांप बिच्छू तैरने लगे और बच्चों का मनोरंजन भी होता रहा। मगर देखते ही देखते पानी सब सीढ़ियों को पार करता मेरे बरामदे में घुस गया। एक बार सभी चीख पड़े, अब भागो यहाँ से, अब खैर नहीं। पहले मेजर साहब और उनके पीछे बाहरी साहब अपने बाल बच्चों को लिए पानी में घुस गए और कहीं घुटने तक तो कहीं जांग तक पानी में भीगते सड़क की ओर भागे। उनका लक्ष्य था कदम कुआं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाना। उन्हें जाते देख मैंने भी अपनी पत्नी से कहा, अब भाग चलो, किसी रिश्तेदार के घर चले, अभी भी समय है। मगर मेरे जमाता आनंद जी ने मुझे रोका। छोटे छोटे बच्चों को लेकर तथा इतना सामान छोड़कर भाग जाना उचित ना होगा। ऊपर बहुत जगह है, वहीं आराम से रहा जाएगा। आप तनिक भी घबराइए नहीं, परिस्थिति का हिम्मत से सामना करें। इस तरह भागने से सारा सामान बर्बाद हो जाएगा और बच्चे भी आखिर कहाँ कहाँ मारे फिरेंगे। गर्दिश में अपने घर में ही आराम मिलेगा। सभी घर में ही तो आग लगी है, कहीं भी राहत नहीं। इस राय की मेरी पत्नी ने भी दाद दी और मैं अकेला उनके साथ हो रहा। तब तक बिशन मोटर रखकर लौट आया और मेरी पत्नी ने फिर चावल और गेहूं की बची हुई बोरियों को चबूतरे पर से उठवाकर ऊंची ऊंची मेज़ों तथा चौकियों पर रखवाना शुरू कर दिया। 2-1 को किसी तरह कोठे पर भी चढ़वा दिया। पानी का स्तर बढ़ता ही गया। सरकार तथा आदमी की कोई भी तदबीर कारगर ना हुई। सामान ऊपर ढोते ढोते मेरी पत्नी तथा नौकर अब पूरी तरह थक चुके थे। पानी में चल चलकर चीज़ें निकालना दोनों जांघों को जल्द थका देता है।
मैंने अपनी पत्नी से कहा, अब बस करो, जो सामान नीचे रह गया उसे भगवान भरोसे छोड़कर अब संतोष कर लो। पानी में विषधर जंतु भी आ गए हैं, अब उसमें जाना खतरे से खाली नहीं। फिर नौकर भी तो थक कर चूर हो गए हैं, उनसे अब बोरियां नहीं उठ सकती। जो गया सो गया। मेरी पत्नी सुन्न है। उनकी परेशानी देखकर मुझे उन पर बड़ी दया आई, मगर अब कुछ भी करना मुमकिन न था। हम सभी कोठे के बरामदे में झक मारकर बैठ गए और पानी कैसे कितना बढ़ रहा है यही देखते रहे। सभी छतों पर लोग अपने अपने बचे हुए सामान लेकर जान बचा रहे हैं। क्या अमीर और क्या गरीब, आज सभी एक ही तकदीर के हकदार हैं। प्रकृति ने एक बार फिर सभी को नंगा कर दिया। सभी बाढ़ की भीषण विभीषिका से सहम गए हैं। कोई चारा नहीं। जिनके पास पीने का पानी तथा खाने का सामान कुछ बच पाया है वो तो 2-4 दिन के लिए आश्वस्त भी हैं, मगर जो सिर्फ अपना चोला बचाए किसी तरह छत पर निसहाय बैठे हैं, उन्हें तो हर पल भूख तथा आने वाली मौत का भय सताए जा रहा है। पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर मैंने कहा, तुम नाहक परेशान हो रही हो। देखो, चारों ओर इन छतों पर अपनी जान बचाते हुए लाखों की जिंदगी पर तो रहम खाओ। इनका कल से क्या हाल होगा। मलमूत्र तथा तमाम गंदगी से भरा ये लबालब पानी और पेट में चूहे कूद रहे हैं। उन्होंने बड़ी मायूसी से कहा, तो आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने कहा, यही कि अब प्रकृति के इस विराट रूप से अपने को एकाकार कर दो। चीज़ों की चिंता से मुक्त हो प्रकृति नदी का ये अपूर्व नृत्य देखो। खूब, मेरी चावल तथा गेहूं की बोरियां पानी में डूबकर सड़ गईं और आपको मजाक सूझ रहा है। मैं चुप हो गया। अभी वो मोह से मुक्त नहीं हो पाई है। दूसरे दिन देखा कि वो नौकरों से बड़ी आरजू मिन्नत करके एक बोरा भीगा हुआ गेहूं ऊपर चढ़वा लाई और लाउंज में सुखाने के लिए पसरवा दिया। उसमें बेतरह बू आ गई थी। मेरे जमाता बिगड़ रहे हैं। अब घर में कॉलरा फैल जाएगा। अम्मा को क्या हो गया है, बात समझती ही नहीं। अब सड़ी हुई चीजें छनवा रही हैं। मेरी पत्नी धर्म संकट में पड़ गई। इधर पति के व्यंग, उधर दामाद की फटकार। उन्होंने घबराकर मुझसे पूछा, अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। फिर बिजली की तरह कोई बात उनके मन में कौंध गई और जान पड़ा जैसे उनकी सारी परेशानी काफूर हो गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बुलाइए बिशुन को और उससे गैराज तथा मेरे भंडार का ताला खुलवा दीजिए। ये रही कुंजी। और उससे कह दें कि स्टेट बैंक की छत पर जो बेचारे भूख से छटपटा रहे हैं वो तैरकर इन चावल और गेहूं की बोरियों को फाड़ कर अनाज ले जाएं। सभी तो तैराक हैं और बिशुन भी तैरना जानता है। उन्होंने कमर से निकालकर चाबी का गुच्छा जमीन पर फेंक दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, जब तक ममता नहीं जाती तब तक समता नहीं आती। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मोह के फंदे से यदि मेरी पत्नी नहीं निकलती तो ये नेक काम नहीं हो पाता। मगर अफसोस यही है कि दिल की आंखें भी तभी खुली जब चावल और गेहूं की बोरियां भीग चुकी थी। फिर भी डूबते को सहारा तो मिल गया। जिनकी अंतड़ियां भूख से तड़प रही हैं और जो चारों ओर से 11 फीट पानी से घिर गए हैं, उन्हें सड़ा हुआ अनाज भी आज तरमाल का मज़ा देगा। विष्णु इधर तैर कर गैरेज तक जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। फिर उसके एक इशारे पर भूखों के दल अपने अपने तसलों को लेकर तैरते हुए भंडार तथा गैरेज के दरवाजे पर कीड़े मकोड़ों की तरह जुट गए और जान की बाजी लगाकर डूबकर सड़े हुए अनाज को लूटने लगे। कोई कोई तो उसे वहीं भकोसने भी लगे। गजब का दृश्य था ये तमाशा कई दिन चलता रहा। दूर दूर से भूखों की टोलियां मेरे हाथे में पहुंचती और जहां कहीं भी डूबे हुए अनाज मिलते उन्हें डुबकी लगाकर लूट लेती। मैं ये अजूबा दृश्य देखकर चकित हूँ। मेरी पत्नी शांत और स्थिर हैं।
इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।